सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कहानी कला के तत्वों के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित पंचलाइट कहानी की समीक्षा का अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है बच्चों, कथानक या कथा वस्तु। पंचलाइट हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामीण अंचल का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण लोग जाति के आधार पर टोलियों में बटे हुए हैं और पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त हैं। अभी भी यहाँ पुरानी मान्यताएं और परंपराएं जीवित हैं। नई सभ्यता से अभी इनका परिचय नहीं हुआ है, तभी तो सिनेमा का गीत गाना अपराध समझा जाता है। पंच लालची भी हैं। गोधन उन्हें पान सुपारी के लिए अभी तक कुछ नहीं दिया, अतः मौका मिलते ही गोधन पर 10 रुपया जुर्माना ठोक दिया और जुर्माना अदा न करने पर गांव की पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया। महतो टोली के लोग बाजार से पंचलाइट अर्थात पेट्रोमैक्स तो ले आए, पर इसे जलाना कोई नहीं जानता। अपनी पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरों से पंचलाइट कैसे जलवाएं। मुनरी जानती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, पर उसका तो हुक्का पानी बंद है। मुनरी ने यह बात अपनी सहेली कनेली को बताई और कनेली ने सरदार को सूचना दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। पंचों ने एक मत होकर गोधन का हुक्का पानी बंद किया था, किंतु अब यह तो पंचायत की इज्जत का सवाल था, इसलिए यदि गोधन पंचलाइट जला दे तो हुक्का पानी खोलने में पंचायत को अब कोई ऐतराज नहीं है। गोधन ने पंचलाइट जला दी, पंचायत की इज्जत बच गई। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने उसे हसरत भरी निगाह से देखा और सरदार ने उसे प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी, तुम्हारे 100 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। मुनरी की माँ गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर अपने घर बुलाया। इस प्रकार कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है। अगला पॉइंट है बच्चों, पात्र एवं चरित्र चित्रण। वैसे तो कहानी में समूह चरित्र की प्रधानता है, व्यक्ति चरित्र की नहीं। फिर भी कहानीकार ने कुछ पात्रों के चरित्रों की रेखाएं उभारने का प्रयास किया है। इस कहानी में सरदार, दीवान, गुलरी काकी और फुटंगी झा एक वर्ग के पात्र हैं तथा गोधन और मुनरी दूसरे वर्ग के। सरदार में मुखिया की सभी विशेषताएं दर्शाई गई हैं। वह अपने प्रत्येक कथन को आदेश मानता है। फुटंगी झा स्वभाव से विनोदी और हंसमुख है और दूसरों का मजाक बनाने वाले हैं। गोधन साधारण मनचला युवक है, किंतु पंचलाइट जलाने की विशिष्ट जानकारी के कारण वर्तमान प्रसंग में वह उपयोगी सिद्ध होता है। पंचलाइट जलाने की योग्यता के कारण उसे फिर से जाति में सम्मिलित कर लिया जाता है और गांव में स्वच्छंद विचरण की छूट भी मिल जाती है। मुनरी एक साधारण ग्राम युवती है जो गोधन से प्रभावित है। उसमें नारी सुलभ शील और संकोच भी है। गोधन के विषय में स्वयं जानकारी देने में उसे लज्जा महसूस होती है, अतः वह अपनी बात अपनी सहेली कनेली के माध्यम से बताती है। मुनरी की माँ गुलरी काकी परंपराओं और रूढ़ियों की अनुयायी होते हुए भी गुणों का आदर करती है। इस प्रकार इस कहानी के सभी पात्र सजीव प्रतीत होते हैं। कहानी में ग्रामवासियों की मनोवृत्तियों का परिचय
बड़े जीवंत और यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक को ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में विशेष सफलता मिली है। अगला पॉइंट है बच्चों, कथोपकथन या संवाद। पंचलाइट कहानी के संवाद संक्षिप्त, रोचक, सरल और स्वाभाविक हैं। अनावश्यक और लंबे संवाद इस कहानी में नहीं हैं। बिहार के ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग करके संवादों की स्वाभाविकता को बढ़ाया गया है। संवादों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की अशिक्षा, रूढ़िवादिता और अज्ञानता पर प्रकाश डालकर जीवंत वातावरण की सृष्टि की गई है। स्वाभाविक संवाद का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिगो चिद चिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंदी है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलैट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना, लेकिन। इस प्रकार इस कहानी के संवाद पात्र व परिस्थितियों के अनुकूल हैं और कहानीकार ने उनका चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। अगला पॉइंट है बच्चों, देश काल और वातावरण। रेणु जी ग्रामीण अंचल को चित्रित करने में सिद्धहस्त हैं। इस कहानी में बिहार के ग्रामीण अंचल का चित्र प्रस्तुत किया गया है। वातावरण की सजीवता पाठकों को सहज ही आकर्षित कर लेती है। पंचलाइट के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की गई है। ग्रामीणों के आचार विचार, अंधविश्वास और कुरीतियों का भी सजीव चित्रण हुआ है। यद्यपि रेणु जी ने वातावरण का वर्णन नहीं किया है, तथापि घटनाओं और पात्रों के माध्यम से वातावरण स्वयं जीवंत हो उठा है। अगला पॉइंट है बच्चों, भाषा शैली। पंचलाइट कहानी की भाषा बिहार के ग्रामीण अंचलों में बोली जाने वाली जनभाषा है। उसमें स्वाभाविकता और व्यवहारिकता का विशेष ध्यान रखा गया है। ग्रामवासी शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं। रेणु जी ने ग्रामवासियों के मुख से ग्रामीण भाषा का प्रयोग कराया है। एक उदाहरण मैं आपके सन्मुख प्रस्तुत करती हूँ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। रेणु जी ने प्रस्तुत कहानी में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। पूरी कहानी ग्रामीणों की अज्ञानता, अशिक्षा, रूढ़िवादिता पर व्यंग करती हुई आगे बढ़ती है। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। अगला पॉइंट है बच्चों, उद्देश्य। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण पंचलाइट कहानी में किया गया है। परोक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचलैट कहानी कथा साहित्य के इतिहास में एक युगांतर उपस्थित करती है। कहानी कला के परंपरागत समस्त प्रतिमानों पर खरी उतरती हुई भी पंचलाइट कहानी अपने लिए विशिष्ट प्रतिमान की अपेक्षा रखती है। कथा वस्तु के अंतर्गत
आवश्यकता के आगे बड़ी बड़ी रूढ़ियों संस्कारों का निरर्थक हो जाना, चरित्र चित्रण के अंतर्गत व्यक्ति चरित्र के स्थान पर समूह चरित्र की उपस्थिति तथा मानक भाषा के स्थान पर आंचलिक भाषा का प्रयोग आदि ऐसे तत्व हैं जो इस कहानी को अद्वितीय बनाते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कहानी कला के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि कहीं कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।